नमस्कार। संडे स्पेशल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और पिछले सप्ताह की एक खबर ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। कुछ लोगों ने उस मामले को बड़ा अश्लील कहा, कुछ लोगों ने यह कहा कि ये बहुत निम्न स्तर की हरकत थी, कुछ लोगों ने यह कहा कि यार अब तो राजनीति में ये सब चलने लगा है, इस पर ऐतराज करने की क्या बात है। कुछ लोगों ने इसे लेट गो करने की कोशिश की। तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर चलती रही। इवन ऐसे पत्रकार जो कांग्रेस को, वामपंथी इकोसिस्टम को सपोर्ट करते रहे हैं, उन्होंने ने भी ये कहा कि जब मेरी टाइमलाइन पर यह वीडियो आ रहा है तो मेरा सिर शर्म से झुक जा रहा है। अजीत अंजुम जाने माने पत्रकार हैं। उन्होंने राहुल गांधी और संदीप दीक्षित के उस घटनाक्रम को, जो पिछले सप्ताह उन्होंने एक रचनात्मक कांग्रेस के कार्यक्रम में एक रचनात्मक काम करके दिया, उसे लेकर के उनके सिर शर्म से झुक जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर के मैं कुछ अन्य परिप्रेक्ष्य में आज आपसे बात करना चाहूंगा। संडे स्पेशल का हमारा एपिसोड होता ही है इसके लिए। यहां पर सबसे बड़ा सवाल है कि राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने पिछले सप्ताह जो किया, क्या भारत के पास इस प्रकार का जो छिचोरी हरकत करने वाला एलओपी है, क्या भारत के पास इस प्रकार का एलओपी होना चाहिए? क्या हम इस प्रकार का प्रतिपक्ष नेता डिजर्व करते हैं? और क्या कांग्रेस इतनी मजबूर है कि उसे हर हाल में राहुल गांधी को ही ढोना है? कोई उसके पास विकल्प नहीं? क्या कांग्रेस के पास और कोई चेहरा नहीं है जो राहुल गांधी की जगह ले सके? लगभग 15 साल से कांग्रेस राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही घूम रही है और इसकी वजह से कांग्रेस में दूसरी पंक्ति लगभग खत्म हो गई है। आज के संडे स्पेशल में हम बात करेंगे उस टीना फैक्टर के बारे में जो अक्सर बात की जाती है नरेंद्र मोदी के बारे में, कि साहब नरेंद्र मोदी का भाजपा के पास कोई विकल्प है नहीं। और भाजपा के पास नरेंद्र मोदी का विकल्प तो एक बार हो सकता है कि अमित शाह हो सकते हैं, योगी जी हो सकते हैं या कोई और हो सकता है, लेकिन कांग्रेस में तो वास्तव में ये जो टीना फैक्टर है, ये पूरी तरीके से घटनाक्रम इस प्रकार से डिफाइन कर रहा है कि जैसे भारत की राजनीति इसी के इर्द गिर्द अगले साल तक चलने वाली है। अब आप सोच रहे होगे कि बार बार मैं टीना का नाम ले रहा हूं, टीना क्या है, टीना क्या है? देखिए, टीना का मतलब सीधा सा होता है देयर इज नो अल्टरनेटिव, TINA, यानी कि जिसका कोई विकल्प ना हो, विकल्पहीनता की स्थिति। आज के राजनीतिक विमर्श में कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व इसी टीना फैक्टर के चश्मे से देखा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में हर समय पर एक दूसरी लाइन तैयार रही, लेकिन यह हकीकत बात है कि गांधी परिवार के बाहर वो दूसरी लाइन कभी बन नहीं पाई। तो क्या कांग्रेस ने यह स्वीकार कर लिया है कि उनके पास राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है? यही मजबूरी आज पार्टी के हर फैसले को आकार दे रही है। बंद दरवाजों के पीछे पार्टी के बड़े और वरिष्ठ नेता आपस में खूब चिंता जताते हैं। उनका मानना है कि राहुल गांधी अक्सर बिना पूरी तैयारी के भाषण देते हैं। आपने सुना ही होगा, जब वो पार्लियामेंट में बोलते हैं तो उनके बोलने का कोई मतलब नहीं होता। जिस बिंदु पर बोलना होता है, जिस विषय पर बोलना होता है, उस पर वो कभी बोलते नहीं हैं। और राहुल गांधी अचानक ही कुछ ऐसा कह देते हैं कि उनके साथ बैठे हुए उनके जो सांसद हैं या उनकी पार्टी के जो अन्य सदस्य हैं, वो बड़े असहज हो जाते हैं। राहुल गांधी की इन अचानक और बिना सोचे समझे की गई टिप्पणियों का सबसे बड़ा फायदा भाजपा को मिलता है, जिसे तुरंत राजनीतिक नैरेटिव या विमर्श को अपने पक्ष में मोड़ने का मौका मिल जाता है। कई कांग्रेस नेताओं को लगता है कि अगर राहुल गांधी मुद्दों पर फोकस करें, बेहतर तैयारी करें और अपने संदेशों को पैना करें, तो वो एक बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंदी साबित हो सकते हैं। हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं। लेकिन ये सारी आलोचनाएं उसी बिंदु पर आकर खत्म हो जाती हैं जहां यह सवाल उठता है कि अगर राहुल गांधी नहीं तो फिर कौन? कांग्रेस के सामने सबसे कड़वा सच यही है कि पूरे देश में राहुल गांधी के कद के बराबर उनके पास कोई दूसरा नेता ही नहीं है। खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं और सभी उनका मान सम्मान करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे पूरे भारत में, देश में भीड़ खींचने वाले प्रचारक नहीं है। पार्टी में जो युवा पीढ़ी के नेता हैं, उनकी अभी कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं बन पाई है और जो क्षेत्रीय नेता हैं, उनका प्रभाव केवल अपने राज्यों की सीमाओं तक ही सीमित है। इसलिए कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अब नेतृत्व बदलने का विचार ही छोड़ दिया है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। उनका पूरा ध्यान अब सिर्फ इस बात पर है कि राहुल गांधी को गैर जरूरी राजनीतिक विवादों से कैसे बचाया जाए और उनके आक्रामक तेवरों को चुनाव जीतने में कैसे बदला जाए।
तमाम कानाफूसी और निराशा के बावजूद कांग्रेस ने इस नियति को मान लिया है कि अच्छा हो या बुरा, राहुल गांधी ही उनके इकलौता चेहरा है। इस स्थिति को गहराई से समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस शुरुआत में केवल एक ऐसा मंच था जिसे अंग्रेजों ने भारतीयों के असंतोष को शांत करने के लिए एक सेफ्टी वॉल के रूप में इस्तेमाल किया था। लेकिन महात्मा गांधी के आने के बाद यह एक विशाल जन आंदोलन बन गया, जिसमें किसान, महिलाएं और समाज का हर वर्ग जुड़ गया। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का मतलब ही धर्मनिरपेक्षता और समावेशी विकास हो गया था। दिलचस्प बात यह है कि 1970 और 1980 के दशक में इंदिरा गांधी के लिए भी यही टीना फैक्टर काम करता था। उन्हें एक ऐसी अजेय शक्ति माना जाता था जिसका विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं था, खासकर तब जब 1977 में मोरारजी देसाई को जनता पार्टी का प्रयोग आपसी कलह के कारण बिखर गया। लेकिन आज भारत की राजनीति में यह टीना फैक्टर एक बहुत ही अनोखा और विरोधाभासी खेल खेल रहा है। एक तरफ भाजपा और एनडीए के लिए यह फैक्टर उनकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह एक सकारात्मक चुनावी हथियार बन चुका है, क्योंकि लोग उनकी निर्णायक क्षमता, सुशासन के ट्रैक रिकॉर्ड और मजबूत सुरक्षा नीतियों के कारण उन्हें अजेय मानते हैं। जनता को लगता है कि मोदी जी का कोई मजबूत और सर्वमान्य विकल्प विपक्ष के पास नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए यही टीना फैक्टर एक नकारात्मक मजबूरी बन गया है। कांग्रेस में कोई ऐसा दूसरा चेहरा नहीं है जो गांधी परिवार को चुनौती दे सके और देश भर के वोटरों को अपनी तरफ खींच सके। पार्टी में कोई भी नेता किसी दूसरे नेता को आगे नहीं बढ़ने देता, जिसकी वजह से कांग्रेस गांधी परिवार के इर्द गिर्द एक वैचारिक गतिरोध में फंसकर रह गई है। आज के समय में कांग्रेस और भाजपा के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। एक तरफ भाजपा कैडर पर आधारित पार्टी है, जिसका बूथ लेवल तक यानी कि पन्ना प्रमुख तक का मॉडल बहुत मजबूत है। भाजपा ने अपनी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको डीबीटी कहते हैं, उसकी नीतियों का बहुत ही कुशल संयोजन किया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा बहुत कमजोर हो चुका है। पार्टी अभी भी पुरानी कल्याणकारी नीतियों के दावों पर निर्भर है। कांग्रेस में इतनी ज्यादा गुटबाजी है कि पंजाब, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। इसी अंदरूनी कलह और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं ने कांग्रेस को उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में पूरी तरीके से हाशिए पर धकेल दिया। इन सब के बीच राहुल गांधी का राजनीतिक सफर भी बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा है। 2014 के बाद से वे कांग्रेस के मुख्य रणनीतिकार बन गए। शुरुआत में भाजपा के आईटी सेल ने उन्हें बहुत ही सुनियोजित तरीके से अनुभवीहीन नेता पप्पू के रूप में स्थापित कर दिया। लेकिन जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीती तो राहुल गांधी की इस छवि को थोड़ा सा तोड़ने का मौका कांग्रेस को मिला और उसके बाद राहुल गांधी ने प्लान की 4000 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा। यह एक इसी दिशा में एक कदम थी कि राहुल गांधी जहां पर अपनी बोलने के बजाय जनता की सुने और उनकी पप्पू वाली छवि को तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि मुझे लगता नहीं कि यह छवि टूट पाई, लेकिन कांग्रेस को और उसके बड़े नेताओं को लगता है कि वो ऐसा करने में सफल रहे और भाजपा की आक्रामक राजनीति के खिलाफ एक शांतिपूर्ण गांधीवादी विकल्प पेश करने की कोशिश कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से की। उन्होंने लगातार आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस ने प्रेस, चुनाव आयोग और न्यायपालिका जैसी सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। लेकिन राहुल गांधी की यह सारी मेहनत अक्सर उनके ही बयानों के कारण मिट्टी में मिल जाती है। जब वे बर्लिन या अमेरिका जैसे विदेश दौरों पर जाते हैं और वहां भारत की ईवीएम, चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग, घरेलू राजनीति, संसदीय राजनीति, मेरा माइक बंद कर दिया, इन सब पर सवाल उठाते हैं तो भारी विवाद खड़ा हो जाता है। भाजपा तुरंत उनकी राष्ट्र विरोधी मानसिकता पर हमला बोल देती है और आरोप लगाती है कि राहुल गांधी विदेशों में भारत की छवि खराब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राहुल के तल्ख बयान भी उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। वो ये समझते नहीं है, लेकिन मेरा यही मानना है, जब वे सरकार को जोकर और विदूषक कहते हैं या प्रधानमंत्री की विदेश नीति का मजाक उड़ाते हैं, जैसे कि उन्होंने संदीप दीक्षित के साथ मिलकर किया, मलोनी वाला कमेंट करके,
तो भाजपा के नेता इसे असभ्य और अशिष्ट बताकर जनता के सामने यह साबित पूरा पूरा कर देते हैं कि राहुल गांधी में देश चलाने जैसी परिपक्वता है नहीं। कई बार तो राहुल गांधी के बयान उनके अपने ही गठबंधन के साथियों की फजीहत कर देते हैं, उनको मुसीबत में डाल देते हैं। जैसे बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने वोट चोरी का नैरेटिव चलाया, तो उनकी ही पार्टी के शशि थरूर ने कह दिया कि एनडीए ने 20 साल में अच्छा काम किया है। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करने पर भी विवाद हुआ था। डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, उमर अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले जैसे उनके कई सहयोगी दल भी उनके कई बयानों को खारिज कर चुके हैं। शरद पवार कई बार खारिज कर चुके हैं। सीपीएम के सांसद जॉन ब्रिटास ने तो यहां तक कह दिया था कि राहुल गांधी को संसद का सत्र छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहिए था। पार्टी के अंदर भी जब उड़ीसा के मोहम्मद मोकीम जैसे नेताओं ने नेतृत्व पर सवाल उठाए तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। कुछ नेताओं ने तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की वकालत भी कर दी। कांग्रेस ने युवाओं को अपने से जोड़ने के लिए अपनी डिजिटल रणनीति में भी बदलाव किया। यूट्यूब वीडियो लाने शुरू किए, राहुल गांधी का यूट्यूब चैनल एक्टिव किया गया, इंस्टाग्राम रील, इन्फ्लुएंसर्स के जरिए अपनी बात को आक्रामकता से रखने की शुरुआत की। लेकिन अमित शाह ने बड़ी सटीकता से कहा था कि सोशल मीडिया का शोर चुनाव नहीं जिताता, जमीनी जुड़ाव ही चुनाव जिताता है। और इसका प्रमाण यह है कि भारी ऑनलाइन अभियान चलाने के बावजूद कांग्रेस को कई बड़ी लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। और अगर अब हम बात करें जो इनका इंडिया गठबंधन है, जिसको राहुल गांधी ही अप्रत्यक्ष रूप से हैंडल करते हैं, जो मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए ही बना था, इस गठबंधन का तर्क है कि भारत का लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। लेकिन इस गठबंधन के अंदर ही गहरे विरोधाभास अलग अलग समय पर रहे हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी राष्ट्रीय स्तर पर तो कांग्रेस के साथ मंच साझा करती है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस और वामपंथियों के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ती है। नीतीश कुमार जो एनडीए में होने से पहले इंडिया अलायंस में थे, वो खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मान रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें नीचे गिराया और वो उनका साथ छोड़कर के चले गए। लेकिन इन सब के बावजूद जब भी पूरे देश में मोदी जी के सामने एक चेहरा खड़े करने की बात आती है, तो गठबंधन के सभी दल राहुल गांधी की तरफ ही देखते हैं। कारण बड़ा साफ है, क्षेत्रीय दलों की ताकत सिर्फ अपने राज्यों और भाषाओं तक सीमित है, जबकि कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी उपस्थिति कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। इसलिए कांग्रेस का टीना फैक्टर अब पूरे इंडिया गठबंधन का टीना फैक्टर बन चुका है। हालांकि इस बात को लेकर के बहुत सारे लोग कहते नहीं हैं, ममता बनर्जी भी इससे पीछे हटती हैं। अखिलेश यादव ने भी कभी ये नहीं कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए या प्रधानमंत्री का फेस होना चाहिए। शरद पवार भी नहीं कहते। चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी योजनाओं का होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आधार का इस्तेमाल करके 90 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले, बिचौलियों को खत्म किया, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया और 80 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए। इसने गरीबों के बीच मोदी जी को अजेय बना दिया है। यह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस बयान के बिल्कुल उलट है जिसमें उन्होंने कभी यह कहा था कि सरकार का भेजा हुआ केवल 15 पैसा ही गरीब तक पहुंचता है। हालांकि मोदी सरकार की भी बहुत सारी कमियां रही, जैसे कि 2016 की नोटबंदी थी, उस पर आज भी चर्चा होती है कि छोटे व्यापारियों को उसने खत्म कर दिया। रोजगार के जो वायदे किए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए। इसके अलावा राहुल गांधी ने 2015 में, आपको ध्यान होगा, जब मोदी जी ने वो एक सूट पहना था जिसमें मोदी लिखा हुआ था, ओबामा से वो गले मिले थे, उसके बाद एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की, सूट बूट की सरकार। हालांकि उस समय वो लग रहा था कि वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन आज उसका कोई इंपैक्ट नजर नहीं आता है। और जिसके बाद सरकार को दबाव में आकर गरीबों के लिए कई योजनाएं लानी पड़ी थी। लेकिन दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं, मोदी जी के सामने चेहरे की बात करूं, तो राहुल गांधी और कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा को घेरने के लिए अपना खटाखट मॉडल उतारा था। इस मॉडल में जनता को सीधे भारी मात्रा में नकद पैसे देने और कर्ज माफ करने के लिए वायदे किए गए। इस लोक लुभावन रणनीति से कांग्रेस को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2018 में चुनाव जीतने में मदद भी मिली थी। लेकिन जब इस मॉडल को जमीनी स्तर पर लागू करने की बारी आई तो ये सब विफल रहे। हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, वो सारी
भारी कर्ज में डूबी हुई है और राजकोषीय संकट इतना बड़ा है कि हालत खराब है। और हालत इतनी खराब हो गई है कि वहां के जनप्रतिनिधियों की सैलरी तक काटनी पड़ रही है। भाजपा इसे कांग्रेस के आर्थिक कुप्रबंधन का सबसे बड़ा उदाहरण बताकर जनता के सामने पेश करती है। और यह सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी की आर्थिक नीतियां व्यवहारिकता से बहुत दूर हैं और यहीं पर राहुल गांधी का वो सारा नैरेटिव फेल हो जाता है। निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं बात करूं तो भारत की राजनीति आज एक बहुत ही ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ी है। कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा ढह चुका है। पार्टी एक वैचारिक शून्यता से जूझ रही है। राहुल गांधी का टीना फैक्टर किसी करिश्मे का नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी में विकल्पों के पूरी तरह से खत्म हो जाने का परिणाम है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से जनता तक पहुंचने की अच्छी कोशिश की, लेकिन उनके बयानों में परिपक्वता की कमी बार बार भाजपा को फायदा उठाती है। और यही वजह है कि कांग्रेस आज तक समझ नहीं पा रही है कि आखिर उन्हें करना क्या है। जब तक पूरा विपक्ष सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाने की नकारात्मक राजनीति करता रहेगा और जनता के सामने शासन चलाने का कोई बेहतरीन तरीका, सकारात्मक विकल्प नहीं रखेगा, तब तक देश का मतदाता स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ ही आकर्षित रहेगा। कांग्रेस का भविष्य अब इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी जल्दी बूथ स्तर पर अपने संगठन को दोबारा खड़ा करती है और राहुल गांधी अपने आक्रामक तेवरों को कितनी जल्दी एक सधी हुई और ठोस चुनावी रणनीति में बदलते हैं। कांग्रेस ने तो यह मान लिया है कि उनके पास राहुल गांधी के अलावा कोई चारा है नहीं, लेकिन क्या यह टीना फैक्टर उन्हें दोबारा सत्ता के गलियारों तक ले जा पाएगा? यह पूरी तरह से पार्टी की खुद की दोबारा खड़ी करने की जो क्षमता है और राहुल गांधी के राजनीतिक संवाद की जो परिपक्वता है उसी पर निर्भर करेगा। और मेरे हिसाब से उनके परिपक्व होने के आसार नजर नहीं आते हैं। जब लगता है कि वो कुछ सीरियस करने जा रहे हैं तभी वो ऐसा काम करते हैं कि जैसा संदीप दीक्षित के साथ उन्होंने मलोनी पर कमेंट करके किया। तो मुझे लगता नहीं, बीजेपी तो टीना फैक्टर के पार जाकर के कुछ सोच सकती है नरेंद्र मोदी के बाहर। कांग्रेस के पास राहुल गांधी के अलावा कुछ है नहीं और मुझे अगले 10-20 साल तक भी कुछ नजर नहीं आ रहा। आप भी बताइए अगर आपको कुछ नजर आ रहा हो तो। संडे स्पेशल के इस एपिसोड में इतना ही। यह एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।